हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम लोग एटीसी सेक्शन के बारे में जानेंगे। एटीसी सेक्शन जो आपका इनकम टैक्स का है और ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और आपको समझ में भी आना चाहिए एटीसी सेक्शन है क्या। तो देखो, अगर बात करें एटीसी सेक्शन का, तो एक्चुअली ये एनपीएस से कनेक्टेड है, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम है ये। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है पेंशन प्रोग्राम इन इंडिया, डिजाइन किया गया है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी। ठीक है, आप जब जॉब से रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी। इसको कौन रेगुलेट करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है? ठीक है, तो कोई भी इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, विच इज एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप 18 से लेकर के 70 तक का है, वो इनरोल कर सकते हैं आपका एनपीएस में। ठीक है, क्योंकि किसी भी अगर जॉब का अगर आप देखोगे तो जॉब का मिनिमम लिमिट कितना होता है? 65 के बाद रिटायरमेंट हो ही जाता है। तो आपका 18 से लेकर के 70 ईयर्स तक का आप इनरोल कर सकते हो एनपीएस में। अब एनपीएस में हम कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? कोई भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता है एनपीएस अकाउंट में पूरा वर्किंग लाइफ तक, मतलब जब तक आप जॉब में हो तब तक आप कर सकते हो कंट्रीब्यूशन एनपीएस में। ठीक है, मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना होता है? मिनिमम आप 1000 कंट्रीब्यूशन कर सकते हो और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है कंट्रीब्यूशन का। टैक्स बेनिफिट अप्लाई होता है स्पेसिफाइड लिमिट तक। अब टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टैक्स बेनिफिट में यू कैन सी 80 CCD 1, 80 CCD B। अब 80 CCD 1 और 80 CCD B पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा 80C के बारे में और बता देती हूँ। जैसे कि 80C की अगर बात करूं तो 80C जो है कोई भी इंडिविजुअल हुआ, और साथ ही साथ ये HUF के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब इसका 80C के लिए कौन कौन एलिजिबल है? एलिजिबल यहाँ पे एलिजिबल SSC आपका हो जाएगा, इंडिविजुअल या फिर HUF। अब इसमें पेमेंट कौन कौन सा आता है? इसमें एलिजिबल पेमेंट कौन कौन से है? ठीक है, अब जैसे कि 80C की बात की जाए तो यहाँ पे आपका PPF हो जाएगा, SPF हो जाएगा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, RPF हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड LIC हो जाएगा, दैट इज आपका LIC की बात करें। साथ ही साथ इसमें आपका आ जाएगा रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन जो कि टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, एंड LIC या फिर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर, EMPLOYER, एम्प्लॉयर एटसेट्रा। साथ ही साथ इसमें और भी आएगा 80C में इंक्लूडेड, दैट इज ट्यूशन फी। कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल, लेकिन फुल टाइम होना चाहिए, एंड दैट टू आपका 2 चिल्ड्रन तक ही अलाउड होगा। ठीक है, दिस इज फॉर ट्यूशन फी। ठीक है, टू एनी इंडिविजुअल, टू एनी इंडियन इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर इंडियन, इंडिया। ठीक है, तो इंडियन यूनिवर्सिटी लिख दे रही हूं यहाँ पे, इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर स्कूल। ठीक है, और पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, फुल टाइम, फॉर फुल टाइम, फुल टाइम। एंड कितने बच्चों के लिए? फुल टाइम एजुकेशन ऑफ कितने स्टूडेंट्स के लिए, कितना चिल्ड्रन के लिए? एजुकेशन ऑफ एनी 2 चिल्ड्रन, ऑफ एनी 2 चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या पेमेंट इसमें आ जाएगा। और इसमें आ जाएगा आपका 5 ईयर का, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, और सब्सक्रिप्शन विच इज नोटिफाइड बॉन्ड होता है नाबार्ड का, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, as well as term deposit, term deposit। ठीक है, term deposit for fixed period, for fixed period के लिए होना चाहिए, fixed period of not less than 5 years, of not less than
5 ईयर एंड दैट टू ये आपका शेड्यूल बैंक से होना चाहिए, दैट टू ये आपका शेड्यूल बैंक से होना चाहिए। तो ये सब आपका एलिजिबल पेमेंट आता है एटीसी सेक्शन के अंदर। फिर से बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। एटीसी के अंदर आपका पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ, एलआईसी, ठीक है, ये सब पेमेंट हो गया एलिजिबल पेमेंट। साथ ही साथ रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन्स, ठीक है, हाउसिंग लोन्स दैट टू फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बैंक या फिर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर या फ्रॉम एलआईसी। ट्यूशन फी होगा, ट्यूशन फी फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल होगा, बट स्टूडेंट शुड बी फुल टाइम एजुकेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए एंड दैट टू आपका सिर्फ और सिर्फ 2 चिल्ड्रन तक के लिए अलाउड होता है। 5 ईयर का आपका पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट होगा, 5 ईयर का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एंड सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नबार्ड। साथ ही साथ टर्म डिपॉजिट की बात करूं तो टर्म डिपॉजिट भी है और इसका फिक्स ड्यूरेशन जो है नॉट लेस देन 5 ईयर्स आपका, दैट टू शेड्यूल बैंक से होना चाहिए। अगर ये सब है तब आपका कितना डिडक्शन अलाउड है, परमिसिबल डिडक्शन कितना हो जाएगा, द परमिसिबल deduction will be सम जितना आप पे कर रहे हो या फिर डिपॉजिट कर रहे हो, क्या लिखा मैंने, सम पेड, ठीक है, जो सम आप पे कर रहे हो या फिर डिपॉजिट कर रहे हो, सम पेड या फिर डिपॉजिट कर रहे हो एंड सब्जेक्ट मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम ऑफ ₹1,50,000, कितना जा सकता है, 1,50,000 तक जा सकता है, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है एटीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। परमिसिबल डिडक्शन कितना है, सम जो भी आप पे कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो मैक्सिमम 1,50,000 तक का जाएगा। ये क्लियर हो गया है। इसमें और कुछ भी आता है एटीसी में, दैट इज आपका नेशनल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, कंट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हो एटीसीसीडी में एनपीएस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सब भी आता है, ठीक है। तो दैट इज 1,50,000। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखो अब एटीसीसीडी 1 में आते हैं, एटीसीसीडी 1, बट एटीसीसीडी 1 में इससे पहले एटीसीसीसी मैं आपको बता दे रही हूँ, रुक जाओ, ये हो गया एटीसी के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन हो गया एटीसीसीसी, ठीक है, एटीसीसीसी के बारे में। ये किसके लिए होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंडिविजुअल के लिए होता है, कोई एचयूएफ नहीं आएगा उसमें, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए था, बट दिस वन एटीसीसीसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। यहाँ पे आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो पेंशन फंड में, द अमाउंट जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो पेंशन फंड में, ठीक है, या कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो विच इज ऑफ एनी एन्युटी प्लान या ऑफ एलआईसी, एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो इंश्योरर है या फिर पेंशन रिसीव करे दैट टू फ्रॉम इंडिया, तो इसमें आपका कितना आपको पेमेंट का मिलेगा, परमिसिबल डिडक्शन कितना होगा इसमें आपका एटीसीसीसी में, इसमें आपका परमिसिबल डिडक्शन विल बी अमाउंट जो आप पे कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हैं मैक्सिमम ऑफ 1,50,000, अमाउंट पेड या फिर डिपॉजिटेड, अमाउंट पेड या फिर डिपॉजिटेड विच इज मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 रुपीज, 1,50,000, ठीक है। ये हो गया एटीसीसीसी के बारे में, ठीक है, एटीसीसीसी के बारे में। अब यहाँ पे आ जाते हैं एटीसीसीडी 1 के बारे में। यहाँ पे भी आपका जो कंट्रीब्यूशन है अप टू 1,05,000 तक ही जाएगा, एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन ऑफ एटीसी, ठीक है। एटीसीसीडी 1 क्या है, अगर आपका एडिशनल डिडक्शन है ऑफ अप टू 50,000, एटीसीसीडी 1 भी क्या है, एडिशनल डिडक्शन है अगर, ठीक है, अप टू 50,000 अवेलेबल है फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस, तो ओवर एंड अबव 1.5 लाख तक आपका लिमिट जाएगा डिडक्शन का, अबव द 1.5 लाख लिमिट ऑफ सेक्शन 80C। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इफ योर एम्प्लॉयर मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है, कंपनी की बात करें, कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो इट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन, वो भी टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा सेक्शन 80 CCD 2 के बारे में, विदाउट अ मॉनिटरी सीलिंग, ठीक है।
है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, एनपीएस ऑफर करता है वेराइटी ऑफ फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जैसे कि आप अपना फंड इक्विटी में भी लगा सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी लगा सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी लगा सकते हो। इन्वेस्टर खुद से चूज कर सकते हैं एक्टिवली कि वो किस में अपना एसेट को एलोकेट करना चाहते हैं। ऑटो चॉइस भी है उनका, जहां पे एलोकेशन इज मैनेज्ड ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेसिस पे ऑटोमेटिकली भी आप मैनेज हो जाता है। विड्रॉल की बात करें एन्युटी की, तो बिफोर रिटायरमेंट आप पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो आफ्टर 3 ईयर ऑफ स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। मतलब अगर 3 साल का आपका जॉब हो गया है और 3 साल का जॉब के बाद आप चाह रहे हो कि आप कुछ अमाउंट विड्रॉ करो, तो पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, बट स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। क्या क्या? एजुकेशन या फिर मैरिज या फिर मेडिकल इमरजेंसी के रीजन से ही। और रिटायरमेंट जब आप 60 तक के हो जाते हो तब आप 60% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, कॉर्पस टैक्स फ्री होता है, वाइल रिमेनिंग 40% जो है दैट मस्ट बी परचेज एट एन्युटी, रेगुलर पेंशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। प्री मैच्योर एग्जिट अगर कर रहे हैं, अगर मान लो आपको आप प्री मैच्योर मतलब पहले ही ले रहे हो, 60 के पहले ले रहे हो अगर अमाउंट, तो 80% जो होता है एक्यूमुलेटेड कॉर्पस का वो मस्ट बाय एन एन्युटी एंड 20% आप विड्रॉ कर सकते हो। एंड बेनिफिट क्या है? लो कॉस्ट में एनपीएस का लो फंड मैनेजमेंट होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी कम होती है कंपेयर टू रिटायरमेंट प्रोडक्ट, और फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हो फंड मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। एनपीएस अकाउंट पोर्टेबल अक्रॉस जॉब्स एंड लोकेशन एंड मेक इट सुटेबल फॉर एम्प्लॉय, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के लिए होता है, एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी। एनपीएस जो है ये आपका लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग प्लान होता है, प्रोवाइड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट, मार्केट लिंक रिटर्न एंड एन्युटी ऑप्शन फॉर रिटायरमेंट ऑप्शन। तो देखो, अगर हम इन शॉर्ट आपको बताए, अगर इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँ, तो अगर मैं बोलूँ एटीसी के बारे में, तो एटीसी इज बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन एलआईसी, रुक जाओ यहाँ नहीं लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। एटीसी की अगर बात करूं तो एटीसी इज बेसिकली यहाँ पे आपका होता है कंट्रीब्यूशन किसका किसका। एटीसी में अगर बात करें तो दिस इज कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलआईसी, पीपीएफ एंड पीएफ, ठीक है। एंड अप टू कितना अमाउंट? 1,50,000, ठीक है। ये हुआ एटीसी के बारे में। नेक्स्ट आपका हो जाता है एटी ट्रिपल सी, जो कि इंडिविजुअल क्लेम होता है। तो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, कितना अमाउंट तक? आपका 1,50,000 अगेन, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था अभी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपका 80CCD1 पे, 80CCD1 पे, 80CCD1, ठीक है। 80CCD1 की बात करें तो ये आपका एनपीएस गवर्नमेंट, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस गवर्नमेंट, इसमें क्या जाएगा? दैट विल बी 10% ऑफ सैलरी जाएगा इसमें, या फिर देखो और लिखा है, ठीक है, या फिर 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, या फिर ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग 80CCD1 में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, 80CCD1 हो गया। अब 80CCE भी है एक, 80CCE भी है, जहां पे अग्रीगेट मतलब टोटल अग्रीगेट डिडक्शन अलाउड है, अग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD1, ठीक है। अब यहां पे कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1,50,000, ठीक है, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000, दैट इज 80CCCE, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 80CCD1B पे, 80CCD1B, ठीक है, 80CCD1B।
ठीक है। 80 CCD 1B में क्या है, हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एनपीएस में विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वी कैन कंट्रीब्यूशन टू NPS, that is National Pension Scheme, which is notified by central government या फिर आउटसाइड लिमिट कितना है, दैट इज 1,50,000। आउटसाइड, इसके बाहर लिमिट ऑफ ₹1,50,000 अंडर 80 CCE, अंडर 80 CCE। ठीक है, दैट विल बी कितना अमाउंट जाएगा, दैट विल बी 14% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी। ठीक है, दैट इज आपका 80 CCD 1B की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है 80 CCD 2, 80 CCD 2। तो 80 CCD 2 में अगर बात करें तो यू कैन कंट्रीब्यूशन टू NPS notified by the central government, सेम है जो अभी ऊपर लिखा, गवर्नमेंट, टू NPS account ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज के लिए outside limit again 1,50,000, outside limit that is of rupees 1,50,000 under section 80 CCE। 80 CC, एक मिनट मैंने कहीं रॉन्ग लिखा है शायद से, एक मिनट रुक जाओ। 80 CCD 1B, तो इसमें कंट्रीब्यूशन जाता है NPS का विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आउटसाइड लिमिट है 1,50,000 अंडर सेक्शन 80 CCE में। ओके, यहाँ पे आपका 14% ऑफ सैलरी नहीं जाएगा, 14% ऑफ सैलरी इज द नेक्स्ट वन। यहाँ पे जो अमाउंट जाएगा दैट विल बी 50,000, नॉट 14%, आई एम सो सॉरी, दिस इज द 50,000 एंड यहाँ पे जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर 14% ऑफ सैलरी। एक ये सिचुएशन हुआ, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हुआ, दिस इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट अबाउट द अदर एम्प्लॉयर। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉयर के लिए क्या है, तो देखो अभी भी हम लोग 80 CCD में ही है, तो दिस इज कंट्रीब्यूशन बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। ठीक है, अदर एम्प्लॉयर टू NPS account, ठीक है, of its employee, outside limit again 1,50,000, outside limit 1,50,000 under section 80 CCE, और यहाँ पे कितना है, दैट इज 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये हो गया आपका 80C के बारे में। ठीक है, आई बिलीव क्लियर होगा आपको। कहीं कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो दोबारा से, अगर समझ नहीं आया होगा, और अगर दोबारा से चाह रहे हो कि बताऊं तो दोबारा से भी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 80C किसके लिए होता है, दैट इज फॉर LIC एंड PPF एंड PF के लिए। 80CC किसके लिए होता है, दैट इज फॉर पेंशन फंड, दैट इज फॉर सर्टेन पेंशन फंड। एंड 80CCD किसके लिए होता है, दैट इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। आप इन शॉर्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो, दैट इज 80C आपका हो जाएगा LIC, PPF एंड PF। ठीक है, ये हो गया LIC के 80C के बारे में। और नेक्स्ट हम लिखेंगे अभी 80CCC।
80 1 2 3। हाँ, ट्रिपल सी ये किसके लिए होता है? कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, टू सर्टेन पेंशन फंड। ठीक है, ये हुआ 80 ट्रिपल सी। और एक हो गया 80 सी डी, ये आपका कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, तीनों का डिफरेंस भी क्लियर होगा। 80 CCC, 80 CC ट्रिपल सी एंड 80 CCD। ओके, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, देख लेती हूँ और कुछ और भी बताने का है इसमें। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आपका जो एनपीएस होता है, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम, ये आपका 3 है। ठीक है, 3 है, दैट इज 80 CCD1, 80 CCD1B एंड 80 CCD2। ठीक है, अब अगर हम लोग 80 CC1 की बात करें, दैट इज आपका आ जाएगा इसमें एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एंड जो आपका 80C के अंदर भी आता है एग्जेम्पशन का। ठीक है, एंड इसमें आपका एग्जेम्पशन अप टू 1.5 लाख जाएगा एग्जेम्पशन। ठीक है, 80 CCD1B की बात करूं तो दिस इज आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का एडिशनल कंट्रीब्यूशन आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 50,000 जाएगा एंड न्यू टैक्स रिजीम में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम के हेल्प से देयर इज नो एग्जेम्पशन, बट यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के हेल्प से 50,000 था। ठीक है, एंड 80 CCD2 की बात करूं तो दिस इज आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एंड दोनों में बेनिफिट मिलता है, ओल्ड में भी एंड न्यू में भी। ठीक है, न्यू में भी क्लियर है। अब जैसे कि एक और मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, ये वाला स्क्रीनशॉट। हाँ, अब 8011B इनकम टैक्स एक्ट 1961 का आपको एडिशनल डिडक्शन से कनेक्टेड है ये, मतलब 80 CCD1B, 80 CCD1B किससे कनेक्टेड है? ये आपका एडिशनल एम्प्लॉय का एडिशनल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो वो एनपीएस में करता है। जैसे कि समरी देख सकते हो, एडिशनल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, एडिशनल डिडक्शन 50,000 का अंडर दिस सेक्शन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 एज पर द ओल्ड टैक्स रिजीम आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, the deduction is over and above 1.5 lakh deduction is allowed as per 80C and 80 CCD1 combined। इसको कोई भी इंडिविजुअल सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों कर सकता है, इसके लिए एलिजिबल है और कंट्रीब्यूट कर सकता है एनपीएस एंड डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। टोटल डिडक्शन जो हम कंबाइन करते हैं 80 CCD1 1.5 लाख का, ठीक है, और 80 CCD1B दैट इज आपका टोटल डिडक्शन अप टू 2 लाख। ठीक है, एंड ये डिडक्शन एप्लीकेबल है मेड टू एनपीएस टीयर 1 एंड टीयर 2, हेल्प इंडिविजुअल सेव मोर टैक्स, इनकरेज लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग थ्रू एनपीएस। चलो, मुझे जहां तक लग रहा है अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। कहीं कुछ डाउट होने से आप कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं डाउट आपका क्लियर कर सकूं, एंड थैंक्स अ लॉट। ओके।